हेलो। देखिएगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th मैथ्स। देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा रिलेटेड टू 10th मैथ्स। आपको मैथ बिल्कुल इजी बना के दूंगा। आप सोचोगे सर आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके। हर एक चीज़ में यहाँ प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज़ लिखूंगा मैं यहाँ बोर्ड पे। आपको अपने साथ साथ नोट्स बना के चलना है, एक वेल डिजाइन नोट्स बनाने हैं, ताकि अब जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आपको वो नोट्स हों और आप अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि आप तो समझ लोगे, बाद में आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप सोचोगे यार क्या ही कर दिया, नोट्स बना लिए होते तो अच्छा होता। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अभी तो आप पढ़ लेंगे फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चलें और आपको मैथ इतना हलवा लगेगा कि आप सोचोगे सर आप क्या कर रहे हो। तो देखिए, आज हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। आज हम चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा मैथ्स का एनसीईआरटी 10th मैथ्स। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक और बता देता हूं कि दुनिया में, अगर आपको कोई पूछे कि दुनिया में कितनी तरह के नंबर हैं, दुनिया में कितनी तरह के मेन नंबर हैं। नंबर तो बहुत सारे हैं, बट मेन कैटेगरी के कितने नंबर हैं इस दुनिया में। अगर आपको कोई पूछे भाई बताओ कि दुनिया में कितनी तरह के नंबर हैं, तो आपने बताना है दो तरह के नंबर हैं। एक रियल नंबर, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला रियल नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आप +2 में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपने क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो देखिएगा, हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। इसकी इंट्रोडक्शन में आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात आती है कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर होते क्या हैं, तो हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, मेरे साथ लिखते जाइए आप। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रियल नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन बी represented on a number line, on a number line। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नंबर लाइन पे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ रियल नंबर क्या होता है, तो आपने बताना है सर रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नए नए अवतार लेकर आविष्कार कर रही है दुनिया। नए नए अवतार लेकर आविष्कार कर रही है दुनिया। हमसे इनकार, हमसे इनकार और किसी और से इजहार कर रही है ये दुनिया। शेर बहुत ही गहरा है, समझिएगा इसको। तो अब रियल नंबर तो हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक चार्ट की मदद से, डेफिनेशन होगी, आप डेफिनेशन को लिख दीजिएगा। 1 मार्क्स की आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डिफाइंड रियल नंबर, तो आप ये डिफाइन वहां पे लिख सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे कि रियल नंबर के अंदर क्या क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, हमने वो पढ़ना है। अब चार्ट को समझिएगा, मैं जो जहां पे चार्ट बनाऊंगा, यहां पे चार्ट में जो बनाऊंगा आपने उसको अच्छे से समझना है। ये आगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। देखिएगा, रियल नंबर्स के अंदर कितने तरह के नंबर हैं, 2 तरह के नंबर, रेशनल और
इरेशनल, ये चार्ट अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब रेशनल के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाता है? इंटीजर्स, इंटीजर्स आ जाते हैं। इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? होल नंबर, होल, इसके अंदर क्या आ जाते हैं? होल नंबर्स आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? होल नंबर्स आ जाते हैं। और होल्स नंबर के अंदर क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर आ जाते हैं। देखिए सारे के सारे, ये सारे के सारे हम कहें, ये जितने भी नंबर हैं, तो ये क्या कहेंगे हम? इन सारे के सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर हैं। रेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, इंटीजर्स को रियल नंबर कहते हैं, होल नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाए एक की इसकी डेफिनेशन और भी बन सकती है किसकी? रियल नंबर की। द सम ऑफ रेशनल, यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। यानी रेशनल और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले क्या आ गया? रियल नंबर आ गए। रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आ गए? रेशनल नंबर आ गए। रेशनल नंबर के अंदर कौन से आ गए? नंबर आ गए इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के अंदर कौन से आ गए? होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आ गए? नेचुरल नंबर आ गए। सबसे नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारी बुक में ये मेंशन है। तो हमें रेशनल और इरेशनल को पढ़ना है। रेशनल कम ही है, लेकिन ज्यादा हमें इरेशनल पे है। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इरेशनल नंबर पे ही है। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो पूरी इरेशनल पे है। तो हम इनकी अच्छे से डिफाइंस वगैरह पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं। इंटीजर्स तो आपको पता ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इंटीजर्स। ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर्स हो जाते हैं, आपको पता है इतना। ठीक है, होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव ऐसे नंबर। अब नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं रेशनल और इरेशनल को डिफाइन, क्योंकि रेशनल और इरेशनल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूनिट का। ज्यादा मैं कहूंगा कि इरेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी वो पूरी इरेशनल पे है। जिस बच्चे ने इरेशनल को अच्छे से समझ लिया ना, उस बच्चे के लिए ये चैप्टर लड्डू है। ये रियल नंबर का जो चैप्टर है ये ऐसे ही है, इसको देख तो बंदा निकाल सकता है, बट समझना है आपको। ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्यों होती है? ये इंट्रोडक्शन इसलिए दी जाती है ताकि आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको बेसिक पता चल जाए। आपका बेसिक स्ट्रांग हो ना, आप दुनिया की किसी चीज को भी पा सकते हो। ठीक है, वहां भी आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होते हैं, तभी वो आपको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, वहां भी बेसिक स्ट्रांग हो ना आपकी, तो क्यों छोड़ के जाएगी? वही मैंने कहा ना कि नए नए अवतार लेकर आविष्कार कर रही है ये दुनिया। नए नए अवतार लेकर आविष्कार कर रही है दुनिया। हमसे इनकार और किसी और से इजहार कर रही है ये दुनिया। भाई बेसिक हमारे क्लियर होते तो वो क्यों किसी और से इजहार करती? हमारे से ही इजहार करती ना। तो इसलिए बेसिक स्ट्रांग रखो। बेसिक स्ट्रांग होगा तो सब कुछ होगा। बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप एक्सरसाइज क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं अब रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर आर दोज नंबर, रेशनल नंबर आर दोज नंबर that can rational number are those numbers that can be represented in the form of PQ, where
P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो, अगर मैं मान लेता हूँ P की जगह में ले लेता हूँ P की जगह में 1 ले लेता हूँ और Q की जगह 0 आ जाता है, तो आपने हमेशा याद रखना है कोई भी नंबर दुनिया का 0 से कभी डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी क्या, इसका कोई भी फिक्स रिजल्ट नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मैथ्स पढ़ने वाले लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमको इसका आंसर निकालें, ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, एक का कुछ अलग आता है, एक को कुछ अलग आता है, जब कोई किसी नंबर से डिवाइड करता है तो उसका फिक्स आंसर नहीं है, तभी ये क्या है, नॉट डिफाइन, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसको नॉट डिफाइन, यानी ये किसी खाते में नहीं, अगर कोई भी नंबर 0 किसी नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइन है, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए ये कहा गया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मैंने शायद से पहले इक्वल टू लिख दिया होगा, और ये हमेशा याद रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q है जो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप डिफाइन को एक अच्छी तरह देख लें, रेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P Q, जिन ऐसे नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P Q की फॉर्म में, और फिर P और Q आर इंटीजर्स, यानी P और Q क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन होगी, डिफाइन को आप अच्छे से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको नोट्स के लिए करना है। तो हम आगे चलते हैं, अब इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, देखिएगा कंडीशंस ये हैं। अब आगे कुछ कंडीशंस भी आती हैं। कंडीशन फर्स्ट, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर रेशनल, वो सारी की सारी क्या होंगी, रेशनल होंगी। अब दूसरी कंडीशन भी लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इनका मतलब ये क्या, इनका मतलब है क्या। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग decimal expansions are rational। अब मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है आपको, ठीक है, वो क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, मतलब उसका एक टाइम पे जाके रुक जा रही है, उसका रिजल्ट खत्म हो जा रहा है। कोई भी एक क्या बोलते हैं आपको, एक डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई भी मान लो एक डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है, वो एक टाइम पे जाके रुक जा रही है, टर्मिनेट जाके खत्म हो रही है, ठीक है, उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है उस एक्सपेंशन के अंदर, तो हम कहेंगे ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। कहने का मतलब एक टाइम पे जाके वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, रुक रही है कहीं पे जाके। ऐसा मान लो जैसे कि एग्जांपल इसकी आ गई क्या, जैसे ये हो गया 2.5, डेसिमल एक्सपेंशन ही है ना, एक टाइम पे जाके ये क्या हो रही है, रुक रही है। एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो यहां पे ले लेते हैं, जैसे कि 2.678, देखो एक टाइम पे जाके ये रुक रही है ना, ये क्या हो रही है, डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम पे जाके क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, नहीं जाके खत्म हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी अगर आपको कहीं भी इंटरफेस दिखे, सारी जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो भी क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेशनल। अब दूसरी एग्जांपल एक और आ जाती है, दूसरी कंडीशन ये है, नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, वो हमेशा चल ही रही है, बट रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रही है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या कहलाएगी, वो डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या कहलाएगी, रेशनल। जैसे कि मान लो एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि 2.555, ये 5555 आगे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म हो रही है, नहीं ना खत्म हो रही है, देखो ये चल रही है, ये एक्सपेंशन ऐसे चलती रहेगी, बट रिपीट क्या हो रहा होगा, 555555। मान लो
एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे ये है 2.676767, ऐसे रिपीट हो रहा है आगे सारी, ऐसे रिपीटिंग हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही, बट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम कहेंगे ये क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। जैसे आपको ये इंटरफेस दिखे, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट जो खत्म हो रही है एक टाइम पे जाके, वो क्या है, रेशनल है। और कोई भी दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही बट क्या हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, उसके अंदर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्या 555, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, रेशनल कहलाएगी। इधर भी देख लो 676767, टर्मिनेट तो नहीं हो रही बट डिजिट्स तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रेशनल। तो आपको हमेशा याद रखना, आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ऐसे दिया जा सकता है, वहां पे 4 ऑप्शन दिए हो, मान लो यही ऑप्शन है, तो पूछा जाए ये रेशनल है इरेशनल है, तो आपको बताना है, आपने सीधा देखना है भाई, देखो पहली बात, टर्मिनेट तो नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, चल ही रही है, ठीक है, बट रिपीट तो हो रही है ना, तो कंडीशन क्या है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल, तो ये क्या होगी, रेशनल होगी। ठीक है, रेशनल नंबर्स का हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर। अब हम इरेशनल नंबर के ऊपर आ जाते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उन करते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से बोल दो, तो हमें इरेशनल नंबर पढ़ना है। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, यानी हम उनको पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होगा, लिख नहीं सकते। ठीक है, रिप्रेजेंटेड की जगह हम रिटर्न भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, या फिर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। रिप्रेजेंटेड और रिटर्न का सेम ही मतलब है। ठीक है, तो हम क्या इसकी डेफिनेशन में ये लिख देंगे, इरेशनल नंबर्स आर, इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशन में, हम इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख देंगे, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स that cannot be represented in the form of पी क्यू। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिप्रेजेंटेड की जगह आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप बोलो सर आपने रिप्रेजेंटेड ही क्यों लिख दिया, आप रिटर्न भी लिख दो, मतलब सेम ही है। ठीक है, आपको बताना चाहिए इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, उनको पी क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जो कि पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखने होते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके अंदर भी 2 कंडीशंस आती हैं। 2 कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हम कंडीशंस को नहीं जानेंगे तो हमें क्या ही पता चलेगा ये रेशनल है इरेशनल है। रेशनल ने भी अपनी कंडीशंस बता दी कि भाई अगर मुझे रेशनल कहोगे तो मेरे ये कंडीशन, उस किसी नंबर को रेशनल कहोगे तो ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा कि मैं रेशनल हूं। अब इरेशनल भी कहता है भाई तूने तो बता दिया, अब मैं भी बताऊंगा, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आप उसको बोलते हो कि मेरे रूल्स ये है मेरी लाइफ के, अगर तूने मेरे से बात करनी है, ऐसे में रहना है, तो वो भी बोलती है आगे से भाई तेरे तो रूल्स हैं, मेरे भी रूल्स हैं, मेरे भी रूल्स सुन ले। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी चीज ना वन साइडेड नहीं होती है, बट आपका प्यार तो वन साइडेड ही रहेगा। देखिएगा अब इसकी कंडीशन में पहली कंडीशन इसकी आ जाती है, इसकी एक ही कंडीशन में आपको बता देता हूं इसकी कंडीशन क्या है। दोनों कंडीशन में एक ही कंडीशन में कंक्लूड कर देता हूं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal expansion
आर इरेशनल। कहने का मतलब जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रेशनल होंगी। देखते हैं, मान लो इसकी एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ये एक ही है, इसकी कंडीशन, दोनों कंडीशन को मैंने एक में कंक्लूड कर दिया। देखिएगा जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू क्या आ जाती है, √2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.4142135, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये आगे चलती रहती है, आगे वैल्यू इसकी ऐसे, कभी इसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, कभी इसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, टर्मिनेट हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू, हमेशा इसकी वैल्यू आगे चलती रहती है, बहुत लंबी वैल्यू आती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी √2 की वैल्यू, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इनकी वैल्यू हमेशा क्या चलती रहती है, टर्मिनेट नहीं होती है इनकी वैल्यू, तभी इनको क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं। देखिएगा यहां क्या हो रहा है, यहां सबसे पहले कंडीशन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रही है, दिख रहा है, और ये वैल्यू आगे आती जाती रहेगी, कभी भी वैल्यू रुकेगी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग, क्या आपको दिख रहा है 4 1 है, वापिस 4 1 आ रहा है, क्या 4 1 रिपीट हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा है इस डेसिमल एक्सपेंशन में, दिख रहा है आपको कहीं, देखो यहाँ 4 1 था, 4 2 है, अब यहाँ क्या है 1 3 है, 5 है। कहने का मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब जैसे 4 1 यहाँ पे है तो सर आप बोलो सर यहाँ तो 4 आया ना, भाई 4 आया, अब पैटर्न को देखना, आगे पैटर्न को 2 आ रहा है ना, यहाँ भी 1 आना चाहिए, अगर 4 1 यहाँ है तो 4 1 4 1 ऐसे पैटर्न को फॉलो होना चाहिए। कहने का मतलब तो तभी वो रेशनल हो जाएगा, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगा रेशनल, यहाँ हम इरेशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 4 1 है और 4 2 है, मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, हो रही है क्या 4 1 4 2, आगे क्या आ रहा है 1 3 आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी डिजिट वापस से रिपीट नहीं हो रहा, कोई ऐसा पैटर्न नहीं हो रहा कि इसमें हमें लगे कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 1 था तो यहाँ भी 4 1 ही होना चाहिए था, तभी हम बोलते हैं कि ये रिपीटिंग एक्सपेंशन चल रही है। बट यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, 4 1 4 2 1 3 5, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, हमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटिंग पैटर्न है इस एक्सपेंशन के अंदर, तो ये क्या है, ये इरेशनल है। जब भी आपको किसी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन को देखना है कि इरेशनल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है सिंपल, सबसे पहली बात, क्या ये टर्मिनेट हो रही है, पहली बात ये टर्मिनेट नहीं हो, दूसरी बात इसमें कोई ऐसा रिपीटिंग वाला पैटर्न बन रहा है कि कोई डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, एक जो हो रहा नहीं, 2 हो रहे हैं या एक ही हो रहा हो बार बार, जैसे यहाँ 4 4 4 4 हो रहा है, जैसे 4 1 था तो 4 1 4 1 4 4 ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं भाई यहाँ 4 1 है 4 2 है, तो आगे ये पैटर्न है जो कोई रिपीट नहीं हो रहा डिजिट्स का, तो हम कहेंगे ये क्या है, कोई भी यहाँ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। पहली तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ये डिजिट, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है नॉन रिपीटिंग, कोई भी इसमें पैटर्न ऐसा है नहीं है जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो ये हम कहला देंगे सिंपल, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो बड़ी बार पूछा जाता है क्या √2 इरेशनल है या रेशनल है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, अपने रूट निकाल लेना है, √2 निकालना है, फिर आपको कैलकुलेटर पे वैल्यू दिख जाएगी, फिर आप पूछेंगे √3 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, √3 भी क्या है इरेशनल है, क्योंकि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आती है वो टर्मिनेट होती ही नहीं ना, उसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न आता है डिजिट्स का, तो वो भी क्या है इरेशनल, और इरेशनल की कहानी हुई खत्म, आपकी जो रेशनल और इरेशनल की कहानी खत्म। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपका एक बेसिक ही है, सिंपल सी बात बतानी है आपको इसमें, और इसमें कुछ इतना वो बड़ा पहाड़ वाली चीज नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी वो 2 से ज्यादा नंबर से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये थ्योरम ये कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर है
उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके हम फैक्टर जो भी निकालेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम्स नंबर ही होंगे। यानी वो जो उसकी फैक्टराइजेशन होगी सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे। यानी जो भी कंपोजिट नंबर होगा, जो भी उसकी प्रोडक्ट्स में नंबर आएंगे, फैक्टर्स में नंबर आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। यानी कहने का मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का जो भी सारा क्या होगा, उसके जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे सारे क्या प्राइम नंबर आएंगे। आप उस मेथड्स को फॉलो करके आप प्राइम नंबर निकाल सकते हो। जो भी उसके प्राइम नंबर आएंगे तो उसके बाद जो भी उसके जो फैक्टर्स आएंगे, प्राइम फैक्टर्स आएंगे, वो हम HCF और LCM में यूज करते हैं। तो ये थ्योरम यही कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं HCF और LCM। तो ये पहली एक्सरसाइज जो आपकी है, पहली एक्सरसाइज जो आपकी है वो सारी की सारी है HCF और LCM। हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको बता दिया कि कैसे पीछे ये थ्योरम में बोला है। तो अब देखते हैं आगे हम HCF और LCM कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं HCF और LCM एंड HCF। तो HCF और LCM कैसे निकालना है मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि कैसे निकालना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने 50 और 100 का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, तो हमने इसका क्या निकालना है, LCM और HCF। तो देखिए जब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आपको मैं प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है। प्राइम फैक्टर को सिंपल फैक्टर से निकालना है तो पहले हम 50 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का तो तरीका आपको पता ही होगा। पहले हम 50 के निकालते हैं। तो अब 50 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, 50। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, 25। अब 1 5 द 5। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स जो 50 है इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 5 और 5। ये इसके फैक्टर्स हैं। देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं ना। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। थ्योरम ने सही कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखो ये प्रोडक्ट है ना, सारे के सारे का प्राइम नंबर्स है ना इसके प्रोडक्ट में। ठीक है, इसके फैक्टर्स जो है सारे क्या है, प्रोडक्ट है किसके, प्राइम नंबर के। अब दूसरी बात आ गई 100 की। हमने 100 के भी क्या निकाल लेने हैं, फैक्टर्स निकाल लेने हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या आ जाएगा 50 टू द 100। अब 20 टू द 50। अब 5 5 द 25। अब 1 5 द 5। कहानी खत्म। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए, इसके फैक्टर आ गया 100 के फैक्टर आ गए 2 2 5 और 5। अगर हम इनको अच्छे से करके लिखें, देख के लिखें, तो हमारे पास फैक्टर्स इनके अच्छे से लिखें। तो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन को मिटा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे HCF LCM निकालेगा। इतना करने के बाद, इतना मेथड आपको ये फैक्टर्स निकालने भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे फैक्टर निकल जाएंगे इनके। जब आपने फैक्टर निकाल दिया तो आगे आपने क्या करना है, देख लो, इसको नोट कर लो, जो स्क्रीनशॉट आपने लेना ले लो, जो भी करना है कुछ ले लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इतना करने के बाद, इतना ये प्राइम फैक्टर्स तो आपने निकाले ही होंगे, ये तो पहले 7th 8th 9th इसमें होते ही हैं, उसमें तो बंदा सीख ही लेता है। ये तो इजी है, ये तो सिंपल है, इसमें क्या करना है। तो अब ये हो गया। अब क्या कर लो, इनको अच्छे से थोड़ा लिख लो। 2 5 5 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये यहाँ 2 और 5, यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है। ये तो आपको अंडरस्टूड है, ये तो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं समझाना चाहिए। 5 कितनी बार है यहाँ 2, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। अब देखो, अब हमने निकालना है LCM और HCF। सबसे पहले हम ले लेते हैं LCM को। LCM किसका, 50 और 100 का। तो देखो
एलसीएम में आपने सारे के सारे जितने भी नंबर हैं इन दोनों में जितने भी नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं। पहले नंबर्स को लिखना है, पावर शावर ये कुछ भी नहीं लिखना है, आपने सिंपल नंबर्स को लिख लेना है कि कितने नंबर हैं इन दोनों में। अगर सेम नंबर है तो एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना उसको, ठीक है। अगर सेम नंबर है तो देखिए यहाँ 2 और 2, तो 2 एक ही बार आएगा फिर, ठीक है। यहाँ 2 लिख दिया, क्योंकि आपने सारे पहले नंबर्स को लिखना है, बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है। और क्या है 5, और कोई नंबर है इन दोनों में ऐसा जो डिफरेंट हो? नहीं है। तो अब क्या करना है, अब आपने यहां एलसीएम में इसकी भी हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है और 5 की हाईएस्ट पावर देखनी है। इन दोनों जो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। देखो यहां हाईएस्ट पावर क्या है, इस 2 और इस 2 में, इन दोनों 2 में सबसे पावर बड़ी किसकी है? छोटी पावर 1 है और बड़ी पावर क्या है 2। 2 से तो बड़ी पावर दिख रही है इसकी, 2 ही हाईएस्ट पावर है, कोई और पावर दिख रही है जो इससे बड़ी हो? एलसीएम निकालते हैं वक्त हमने हमेशा जो एलसीएम निकालना है, हमने हाईएस्ट पावर देखनी है। तो 2 की क्या हाईएस्ट पावर है? यहाँ 2 ही है। अब 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, ठीक है। तो करने के बाद क्या आ जाएगा, करने के बाद 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम 100 आ जाएगा। अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में आपने यहां तो हमने सारे नंबर लिख लिए ना, यहां तो एलसीएम में हमने सारे नंबर लिख लिए। एचसीएफ में ऐसा नहीं करना, एचसीएफ में ऐसा नहीं। एचसीएफ में आपने इन दोनों में से देखना है कि कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। पहले हमने कॉमन नंबर लिखने, कॉमन नंबर एक 2 है, दूसरा कॉमन नंबर 5 है। 2 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, ठीक है। यहां पे हम सारे नंबर नहीं लिखे, मान लो यहाँ 7 होता, यहाँ 7 ना होता, तो अगर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में कॉमन नंबर ही आएंगे, सारे नंबर नहीं आएंगे। अगर यहाँ कोई और डिजिट होता, इसमें फैक्टर होता, एक 7 होता, तो हम एलसीएम में वो भी लिखते, 7 भी लिखते, 2 × 5 × 7 भी लिखते। लेकिन एचसीएफ में हमेशा कॉमन फैक्टर लेना, मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों के फैक्टर्स में क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हमने एक बार 2 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ भी क्या है, 5 और 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, सेम है। तो हमने क्या लिख लिया, एक बार 2 लिख लिया और क्या लिख लिया 5। एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना है। अगर ये 2 है तो इनको क्या लिख लेना है, एक बार ये नंबर लिख लेना है, कॉमन नंबर है जो एक बार लिख लेना है, और दूसरा कॉमन नंबर भी लिख लेना है। कोई भी कॉमन, एचसीएफ में आपने सिंपल क्या करना है, कॉमन नंबर लिख लेना है। उसके बाद एचसीएफ में आपने क्या देखना है, लोवेस्ट पावर देखनी है। लोवेस्ट पावर देखनी है नंबर, जो भी आपने नंबर कॉमन लिखे यहाँ उनकी लोवेस्ट पावर देखनी है। देखिए यहाँ 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर तो यहाँ ऊपर हमने एलसीएम में लिख दी, लेकिन एचसीएफ में लोवेस्ट पावर क्या है इसकी, 1 ही है। 2 की पावर लोवेस्ट पावर क्या है, 1। और 2 की हाईएस्ट पावर भी 2 है और लोवेस्ट पावर है ही नहीं है कोई, है तो हाईएस्ट पावर भी कोई उससे कम है क्या, हाईएस्ट पावर भी 2 ही है। तो हम 2 लिख देंगे इसकी पावर। तो अब 2 को 1 से करेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 50। ये मेथड है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक साइड पे बता देता हूँ, इसको याद कैसे रखना है। एलसीएम में आपने सारे के सारे जितने भी वो क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, उनको आपने लिख देना है। सारे जो फैक्टर्स आएंगे उनको लिखना है। लिखने के बाद उनको क्या कर देना, उनकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है, ठीक है। जितने भी डिजिट्स आएंगे तो उनको लिख देना है, उसके बाद उनकी क्या हाईएस्ट पावर लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, एचसीएफ में आपने कॉमन फैक्टर, जो भी उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको लिखना है, और उनके बाद क्या कर देना है, उनकी लोवेस्ट पावर लिख देनी है। उनकी क्या कर देनी है, लोवेस्ट पावर लिख देनी है। तो एलसीएम से आपको याद रखने के सारे के साथ जितने नंबर आएंगे फैक्टर्स में, जैसे जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे, जैसे 2 आ गया, मतलब 2, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, कोई आ गया, नीचे वाले में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो आपको एक एक बार लिखना है। ये नहीं आपने ऊपर वाले भी सारे नंबर लिखे, नीचे वाले भी लिख दिए, वो नहीं करना। आपको ऊपर से एक बार 2 लिखना है, नीचे से भी एक बार 2 लिख देना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। फिर उसके बाद आपने पावर्स लिखनी है, क्योंकि आप पावर्स लिख रहे हो ना, आप सारे नंबर एक बार लिख दोगे, फिर पावर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पावर्स को देखना ही नहीं है फिर आपने। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर लिखनी है, सारे जितने सारे के सारे आपको फैक्टर्स लेने हैं उस पे हाईएस्ट पावर लिख देनी है। और एलसीएम में और एचसीएफ में आपने सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद उनकी क्या लिख देनी है, लोवेस्ट पावर लिख देनी है। क्या लिख देनी है, लोवेस्ट पावर लिख देनी है। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि
आपके उस एक्सरसाइज फर्स्ट में कि वेरीफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट होता है जो दो नंबर्स का वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है या इक्वल होता है या नहीं होता है। तो मैंने दो नंबर ले लिए, वही 50 और 100, इनका एचसीएफ एलसीएम मैंने निकाला हुआ है। तो मैंने एलसीएम क्या आया इसका 100, एचसीएफ क्या आया 50, वो लिख दिया, और दो नंबर्स क्या है 50 100, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। तो देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे अगर ये कंसेप्ट आपको पता होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। मेक श्योर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कंसेप्ट पसंद आए हैं, तो आप सपोर्ट करिए। सपोर्ट में आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना भूलिए ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।